Hello everyone, welcome to Alich Institute YouTube channel. I'm Manzoor Ali, educator of Alich Life Science. Dear student, आज हम देखेंगे ऑल अबाउट डीबीटी जेआरएफ के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2021 का तो हो चुका है। हम किसके लिए टारगेट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम टारगेट करने 2021 का तो हो चुका है, हम 2022 के बारे में देखेंगे कि आपको पूरा डीबीटी जेआरएफ के बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आप उसी हिसाब से डीबीटी जेआरएफ को टारगेट कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डीबीटी जो जेआरएफ जो है आपको बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये बायोटेक जो है पहले खुद ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे, अभी एनटीए के पास मतलब शिफ्ट किया है, अभी ये एनटीए हैंडल करता है। ये भी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करता है रिसर्च करने के लिए। आपको मतलब एक क्वालिटी ऑफ रिसर्च आप करें, जिसके लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा हुआ है वो बायोटेक के तरफ से, ताकि आप लोगों को मौका दिया जाए एक हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है लेक ऑफ काउंसलिंग की वजह से या एक्सपोजर्स नहीं होने की वजह से इन सारे एग्जाम्स के बारे में मतलब पता नहीं होता है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर्स हो के CSIR नेट जेआरएफ बहुत सारे लोगों को पता होता है। ठीक है, अब ये डीबीटी जेआरएफ सेम जितना CSIR जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो फेलोशिप प्रोवाइड करता है, लगभग 39 तक जो आपको फेलोशिप 39,000 तक जो फेलोशिप दिया जाता है वो डीबीटी भी प्रोवाइड करता है। बस स्टूडेंट्स को एक्सपोजर नहीं हुआ है। इवन कि जो मास्टर जो कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स मास्टर ऑफ साइंस कर रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी उतना एक्सपोजर ऑफ लेक नहीं मिला होता है, लेक ऑफ काउंसलिंग की वजह से उनको भी पता नहीं होता कि ये डीबीटी जेआरएफ क्या है। लगभग उन सारे स्टूडेंट्स को 2 साल मास्टर होने के बाद 2 साल गैप होने के बाद उनको एक्सपोजर्स मिलता है, तब पता चलता है कि ऐसा भी डीबीटी जेआरएफ नाम का भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जो हमें जेआरएफ प्रोवाइड करता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए रिसर्च करने के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करता है और SRF भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं खुद यूटी लद्दाख से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे तो बहुत ही एक्सपोजर्स कम है, लेक ऑफ काउंसलिंग के तो बहुत कम ही है। ये डीबीटी जेआरएफ के एग्जाम जो है बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली रेयरली ये इनके बारे में काउंसलिंग होता होगा और बहुत ही कम लोगों को पता होगा ये एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप टारगेट कीजिए नेक्स्ट ईयर जो 2022 में मार्च में जो फॉर्म निकलता है, आप इस फॉर्म को भर दीजिए और बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये सबसे बेसिक लेवल को चेक किया जाता है, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप इसको टारगेट करना भूलना नहीं। और सबसे पहले ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से काउंसलिंग होना चाहिए राइट टाइम पे। जिस स्टूडेंट्स को काउंसलिंग और एक्सपोजर्स मिलता है वो अपने टाइम का बेनिफिट ले पाता है, और ये एक्सपोजर और काउंसलिंग जब स्टूडेंट्स को टाइम पे मिलता है तो वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने खुद जो नोटिस किया है कि मैंने जो यूटी लद्दाख में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स का एक्सपोजर्स कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे काउंसलिंग कम होता है, जिसकी वजह से मतलब जो इवन की जो मास्टर कर रहे हो स्टूडेंट्स या जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही एक्सपोजर्स कम मिलता है। इसीलिए नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम्स है इनका क्या बेनिफिट है ये पता नहीं। अगर स्टूडेंट्स को जब कॉलेज में बीएससी कर रहे हो या मास्टर कर रहे हो तो उनको उसी वक्त ही पता चले इन एग्ज़ाम्स के बारे में, तो वो उसी टाइम से ही तैयारी करेंगे, तो वो मास्टर तक पहुंचते ही या जो स्टूडेंट्स मास्टर कर रहे हो वो मास्टर MSc ख़त्म होते ही ये इन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ये फ़ायदा है। ठीक है, एक्सपोजर और काउंसलिंग के। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप इस फॉर्म को कब भर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जो जिसने बी किया है, बीटेक किया है, वो सारे स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो रहे हैं।
या जो एमएससी मास्टर जिसने मास्टर किया है, या जिसने एमटेक किया है, या एमवीएससी किया है, इंटीग्रेटेड एमएससी किया है, ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है। एमटेक किया है, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन और बायोटेक्नोलॉजी की कोई भी ब्रांच से किया है, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो रहे हैं। लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स है वो भी एलिजिबल है। और अदर अलाइड एरिया जो बायोलॉजी में जो जैसे कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल साइंस, जिसमें भी किया वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है। एलिजिबल जिसने एमएससी एमटेक या एग्री प्रोग्राम्स में जो किया है, वो सारे स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो रहे हैं, एलिजिबल टू अप्लाई, वो सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, वो एलिजिबल तो है, फॉर्म भर सकता है, एग्जाम भी दे सकते हैं जब उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो उसको अवार्ड लेटर जो है कब मिलेगा? अवार्ड लेटर तब मिलेगा जब आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जब डिग्री मिलेगा, वो डिग्री आप जब डीबीटी जो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट वालों को जो कंडक्ट करता है, एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता है, के तरफ सबमिट करना होगा आपकी डिग्री। फिर उसके बाद आपको अवार्ड लेटर दिया जाएगा। फिर आप उस अवार्ड लेटर को लेके बहुत सारे रिसर्च लैब में जाके या ऑल ओवर द इंडिया की यूनिवर्सिटीज में जाके आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। फॉर जनरल के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए कि आपको अप्लाई करने के लिए, या एमएससी में जो आप मास्टर कर रहे हैं उनमें आपको 60% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए या और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और जो लोअर कास्ट के जो कैटेगरी है उनको 55% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है, सिर्फ 55% होना चाहिए मार्क्स लोअर कास्ट के कैटेगरी के लिए। एज लिमिट क्या होना चाहिए? 28 ईयर्स जो है एज लिमिट है फॉर किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है किसके लिए? जो 5 इयर्स अप टू द 5 इयर्स एंड 33 इयर्स तक जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 5 साल का और एक्स्ट्रा जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो लोअर कास्ट के लिए, जिसमें एससी एसटी और डिफरेंटली जो फिजिकली हैंडीकैप जो होता है या पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी होता है, उन सारे लोअर कास्ट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एक स्पेशल जो एक्स्ट्रा स्टेप उठाया गया है, जो ये अप टू द 3 इयर्स और एक्सटेंड किया हुआ है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी का 28 इयर्स में एज जो उसका लिमिट खत्म हो रहा है, तो जनरल कैटेगरी के वुमेन्स के लिए 3 जो साल जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो 31 तक वो अपना एग्जाम दे सकता है। बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, ताकि वुमेन्स जो है सबसे आगे जाए एजुकेशन फील्ड में। तो इसीलिए उनको बहुत आगे लेके जाना चाहता है जितने भी जो रिसर्च फील्ड में। इसीलिए मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया है कि जितने भी हाई लेवल के जो इंस्टीट्यूट होता है, जो नेशनल लेवल के टॉप इंस्टीट्यूट में, जो आईसी जो बेंगलोर है या आईजेबी दिल्ली जो है, उनमें ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट हैं। वो लोग बहुत आगे हैं। क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट भी चाहता है कि वुमेन जो है सब उनकी एजुकेशन की प्रायोरिटी लेवल जो है हाई हो। क्यों? क्योंकि वो एक फैमिली को चलाता है, ताकि जब उनका एजुकेशन बहुत ही बेटर होगा तो फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सब के एजुकेशन बेटर होगा। क्योंकि उनका एजुकेशन जो है किस पे डिपेंड होता है? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है कि फीमेल कैंडिडेट जो है वो उनका एजुकेशन बहुत ही बेटर हो। और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे सिलेबस जो है, सिलेबस इसका क्या आता है। मेन मैं आपको जो थॉरली मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा यूनिट जो है डीबीटी जेआरएफ एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो सिलेबस में आपको बताऊं तो आप नोटिस कीजिए, कॉपी और पेन उठाइए और लिख लीजिए। सबसे पहला यूनिट जो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लगभग इसमें 18 to 20 मार्क्स वहाँ ये बायोकेमिस्ट्री से आ जाता है। अब फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी कीजिए, इसमें भी 18 to 20 मार्क्स इसमें से भी आ जाता है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कीजिए, जिसमें भी 18 से 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन वाली यूनिट कीजिए।
इसमें भी इतना वेटेज है मार्क्स का। फिर उसके बाद आप एनिमल फिजियोलॉजी कीजिए, फिर प्लांट फिजियोलॉजी कीजिए। एनिमल और एनिमल में से लगभग 10 मार्क्स की क्वेश्चन आता है, और प्लांट फिजियोलॉजी में आपको 18 to 20 मार्क्स का और इक्वल वेटेज होता है। एनिमल में से सिर्फ 10 मार्क्स का ही आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जेनेटिक्स कीजिए अच्छे से, और इकोलॉजी इकोलॉजी और एवोल्यूशन में से इकोलॉजी से क्वेश्चन कोई आता ही नहीं है। अगर बाई चांस आए तो एक क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन बाई चांस आ सकता है। एवोल्यूशन में से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उनको थोड़ा कम देख सकते हो आप। डाइवर्सिटी से कुछ क्वेश्चन आता ही नहीं है डीबीटी में। फिर उसके बाद आप जो मेथड्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो टूल्स एंड टेक्निक जो है वो अच्छे से कीजिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन सब को देख लीजिए जो मैंने आपको बताया। सिर्फ इसमें से आपको इकोलॉजी नहीं करना है और डाइवर्सिटी नहीं करना है, ठीक है, इनको आप छोड़ सकता है। और इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी यूनिट्स को बहुत अच्छे से कीजिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। लगभग इम्यूनोलॉजी खुद से ही 18 मार्क्स आ जाता है, ठीक है। कैंसर बायोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है। आपको सिर्फ छोड़ना है तो डाइवर्सिटी आप छोड़ सकते हो, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, आप ये 3 यूनिट आप छोड़ सकते हो, बाकी सबको आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। अब उसमें से भी आपको इम्पोर्टेंस चाहिए तो मैं आपको इम्पोर्टेंस दे दूंगा, अगर आपको होना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये जो इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अलीज लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सिलेबस हमने देख लिया, अब हम एग्जाम के पैटर्न देखेंगे। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में दो पैटर्न आता है, एक ए पेपर आता है, एक बी पेपर आता है, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में आपको 50 क्वेश्चन मिलता है। कितने क्वेश्चन मिलता है डियर स्टूडेंट्स? आपको मिलता है क्वेश्चन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है। वो सारे 50 क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी है, उसमें से कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता कि 50 में से इतना करना है, 50 में से 50 करना है। मतलब आपको जितना 50 में से 30 आता है, 35 आता है, उतना ही कर लो, लेकिन इसमें कोई चॉइस नहीं आता कि आपको 50 में से इतना करना है करके, ये कंपलसरी है। अगर आपको मतलब 50 में से 50 नहीं आ रहा है, 40 आ रहा है तो 40 ही कर दो। मतलब पूरा अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी 50 में से 50 करके नहीं आना, मतलब 50 क्वेश्चन आएगा जिसमें से कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि 50 में से इतना करना है करके, जितना आता है 50 में से उतना कर लो, ठीक है। लेकिन आपका सिलेक्शन के लिए लगभग मेरे अकॉर्डिंग आपको 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद और सेक्शन बी में आपको क्या सिलेबस आता है ये पता होना चाहिए। सेक्शन ए में सबसे पहले साइंस लेवल के, बेसिक साइंस लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो मैथमेटिक्स के बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री के जो बहुत ही 10th 11 12 के लेवल के बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। जनरल एप्टीट्यूड्स में जैसे कि डायरेक्शन वाले, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स वाले क्वेश्चन, पजल वाले स्किल्स, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और स्क्वायर निकालना और ट्रायंगल कितना है वो निकालना, ये सारे पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड में। और एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके एनालिटिक पावर कितना है वो चेक किया जाता है। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड। अगर आपने एसएससी का जो क्लास ज्वाइन किया तो वो सारे स्टूडेंट तो बहुत ही इजीली कर पाओगे यार, कम समय में ये सारे जनरल एप्टीट्यूड खत्म कर सकता है, ठीक है। और जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाता है, और मैंने खुद पर्सनली जो 2-3 बार इस एग्जाम को दिया है, और मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहूँ तो जो बहुत ही बेसिक लेवल के लाइफ साइंस के क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। और ए सेक्शन में जो 50 क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है डियर स्टूडेंट? 3 मार्क्स का आता है हर एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। और 50 क्वेश्चन है तो कितना हो रहा है? हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन है टोटल, तो कितने मार्क्स का हो रहा है डियर स्टूडेंट? तो 150 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है, 150 मार्क्स। तो ए पेपर कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स। अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया
हर एक क्वेश्चन का आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने हर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स जो है नेगेटिव में जाएंगे। जो आपने सही किया है वो क्वेश्चन में से 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव करना नहीं है, जो आता है वही अटेम्प्ट करना है। अब सेक्शन बी में 150 क्वेश्चन आता है, बहुत ही ब्रॉड होते हैं इसमें 150। अब इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। अब 150 क्वेश्चन में से आपको कितना करना है? सिर्फ 50 करना है। इसीलिए बायो डीबीटी बहुत ही इजी पेपर है। आपको 150 में से एक 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बहुत ही इजी होता है कि 150 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, लेकिन टाइम मैनेज करना आना चाहिए। कम समय में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसमें भी 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 इंटू 50 कितना हुआ? आपको 150 में से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। 3 इंटू 50 कितना मार्क्स हो गया? 150 मार्क्स हो गया। ठीक है, 150 मार्क्स हो गया। और नेगेटिव मार्क्स कितना है? -1 है। और टोटल मार्क्स कितना हो रहा है? टोटल मार्क्स कितने का आ रहा है? टोटल मार्क्स जो है कितने का आ रहा है? 300 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, 300 मार्क्स का हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 300 मार्क्स में से 200 लाना है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और बी सेक्शन में आप 150 में से 50 तो आराम से ला सकता है। कोई भी स्टूडेंट्स मतलब जिसने बेसिक लेवल का स्टडी किया है वो भी आराम से कर सकता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन लेवल मैं आपको बता दूं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीग्रेनुलेशन। वो कौन सा सेल है जो डीग्रेनुलेशन में इन्वॉल्व होता है? जैसे कि बेसोफिल सेल्स जो डीग्रेनुलेट करता है, और हिस्टामाइंस, लिकोट्राइन्स उनको रिलीज करता है और इन्फ्लेमेशन काज करता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बेसिक लेवल का पूछा जाता है। कि जैसे कि आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लीमेंटेशन पाथवे में, जैसे कि आईजीएम और आईजीजी आपको पता होगा तो डायरेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं कि आईजीएम एंड आईजीजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्प्लीमेंटेशन पाथवे में। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब 2022 की जो डीबीटी एग्जाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी के लिए लग जाइए और बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और ये इस एग्जाम में कैटेगरी सिलेक्शन जो है 2 वॉइस में होता है, एक कैटेगरी फर्स्ट होता है और कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट में 230 स्टूडेंट्स को लेता है जिसका मार्क्स जो है ज्यादा हो, और जिसका मार्क्स थोड़ा कम आए वो कैटेगरी सेकंड में आ जाता है। कैटेगरी फर्स्ट में ये फायदा है कि आपको फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है लगभग 31,000 पर मंथ, और एचआरए लगा के 39,000 तक आपको मिल जाता है। कैटेगरी सेकंड को जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलता है, वो जेआरएफ कैटेगरी में नहीं आता है। वो सिर्फ पीएचडी के लिए इनरोल हो सकता है यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर द इंडिया में, और प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बेनिफिट है। ठीक है, ये डीबीटी ने रखा हुआ है 2 कैटेगरी। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप डीबीटी की तैयारी में लग जाइए और बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपकी रिकॉर्डिंग अच्छा होना चाहिए और बेसिक लेवल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना भूलना नहीं। आपके कमेंट जो है बहुत ही वैल्यूएबल है फॉर अलीज लाइफ साइंस के लिए। आपके कमेंट जो है हमें एक पॉजिटिव वेव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही एफोर्डेबल और बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर्स लाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम बहुत ही इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव और आपको बेसिक लेवल पे समझाएं। तो आपका कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई भी स्टूडेंट्स को अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आपको मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा अलीज लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में अलीज लाइफ साइंस चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा और आपका डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ये जो इन्फॉर्मेटिव जो लेक्चर है जो आपको आज आपको मिला, तो ये सारे ये जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो है अपने फ्रेंड के साथ, और जितने भी स्टूडेंट जो है नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।